नमस्कार। समसामयिक विषयों के कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर ही आधारित है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे किसान भी समृद्ध बने और इसीलिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य लिया है और इसलिए उन्होंने इस पर कई कदम भी उठाए हैं और उन कदमों में से एक कदम है किसान उत्पादक संघ का गठन। किसान उत्पादक संघ क्या है और ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आज हम स्टूडियो में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है सहकारिता विभाग में संयुक्त रजिस्ट्रार श्री बलविंदर सिंह गिल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बलविंदर सिंह गिल, मैं वर्तमान में कोटा केंद्रीय सहकारी बैंक में प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ और लगभग 22 वर्ष से लगभग राजस्थान के 6 जिलों में कृषि और सहकारिता से जुड़े हुए किसानों से सीधे जुड़े हुए अलग अलग पदों पर रह चुका हूँ। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले साल 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में किसान उत्पादक संघ योजना का शुभारंभ किया था और सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में किसान उत्पादक संघों की संख्या बढ़ाई जाए। तो क्या है ये किसान उत्पादक संघ और ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी, किसान उत्पादक समूह या FPO, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, किसान साथियों, ये भारत सरकार की कृषि मंत्रालय की योजना थी जो नाबार्ड के माध्यम से पूर्व में भी कार्यरत थी, परंतु वर्तमान सरकार ने इसको एक मिशन के रूप में लिया है और इसको एक वाइब्रेंट योजना के रूप में बनाया, क्योंकि शुरू में इसका अच्छा रिस्पांस नहीं आ पाया। तो सरकार ने इसमें आमूलचूल परिवर्तन किए और मुख्य रूप से अब जो गत 1-1.5 वर्ष का अनुभव है, पूरे देश में FPO के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। देखिए, FPO यानी कि किसानों की जो उत्पादक किसान हैं, किसी प्रकार के भी किसान, केवल कृषि नहीं, कृषि की संबद्ध गतिविधियों से भी जुड़े हुए, चाहे दुग्ध उत्पादन है, पशुपालन है, यहाँ तक कि जो दस्तकारी है, जो कृषि के सहयोगी धंधों के रूप में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जीविका का मुख्य साधन है, उन सब के लिए ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। और FPO की जो ये गठन का जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है और 10,000 नए FPO गठन का एक मिशन के रूप में सरकार ने लिया है, इसमें काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और इससे किसान कल्याण के लिए एक नई राह खुली है। जैसा कि आपने बताया कि किसान कल्याण के लिए किसान उत्पादक संघों का गठन किया जाता है, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किसान उत्पादक संघ का गठन कैसे होता है और इसके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशंस क्या है, कितने लोग मिलकर इसका गठन कर सकते हैं। जी, देखिए, किसान उत्पादक समूह बनाने के लिए 3 तरीके हैं मूल रूप से। एक तो ये है कि हमें किस एक्ट में उसको रजिस्टर्ड करना है, इसके लिए सरकार ने हमें विकल्प दिए हैं। मूल रूप से कंपनी एक्ट है भारत सरकार का, जिसमें आप देखिए बहुत छोटी से लेकर के एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की कंपनियां बनती हैं, तो वो कंपनी एक्ट उपलब्ध है, उसके तहत FPO का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और दूसरा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो सभी राज्य सरकारों का अपना अपना एक्ट है, उसके तहत सहकारी समिति गठित की जाती है। देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन की आपने बात की, किसान, जो भी किसान है और उसकी कोई लैंड होल्डिंग का ऐसा कोई मापदंड इस योजना में नहीं है, जो भी अपनी खेती करता है, ऐसे किसानों का संगठन ये FPO के माध्यम से उनको संगठित किया जाता है। इसमें जो दूसरा जो इस कार्य को प्रमुख रूप से जिस एजेंसी को दिया गया है वो नाबार्ड है। ये हमारा एक महत्वपूर्ण संगठन है जिस पे हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल ये देखिए कि कितने सदस्य, कितने किसान इकट्ठे होकर के एक FPO का गठन कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है। किसान साथियों, कोई भी खेती किसानी या दुग्ध उत्पादन जैसा कि हमने बात की, इन सब संबद्ध गतिविधियों से जुड़े हुए जितने भी हमारे किसान हैं, वो इकट्ठे होकर के वो अपने एक गांव के हो सकते हैं,
आसपास के गांव के हो सकते हैं, एक क्लस्टर के हो सकते हैं। इसमें सर न्यूनतम कितने मेंबर हो सकते हैं? 300 सदस्य नाबार्ड का जो मापदंड है वो 300 सदस्य न्यूनतम का है, ताकि एक उसमें एक डेमोक्रेटिक आधारभूत एक किसानों का संगठन बनता है। और दूसरा ये है कि इसमें एक शेयर होल्डिंग, मतलब उसके लिए आपको हिस्से खरीदने होते हैं किसानों को, तो उसके हिस्साधारक बनना होता है। हर किसान को 2000 रुपये उसकी हिस्सा पूंजी उस संगठन में, उस FPO में देनी होगी। और देखिए, जितनी जैसे 1000 आपके सदस्य हो गए और आपका सपोज करिए आपने 15 लाख रुपए किसानों ने अपनी शेयर होल्डिंग के रूप में इकट्ठा किया, तो सरकार उसकी मैचिंग ग्रांट देती है। तो अब 30 लाख रुपए किसानों के पास काम करने के लिए पूंजी होगी, प्रारंभिक पूंजी होगी, और हर स्तर पर ग्रांट अवेलेबल है। इसके पंजीयन से लेकर के CA की फीस, कोई भी आप आगे परियोजना बनाएंगे, हर प्रकार के, और प्रशिक्षण, सब हर प्रकार की ग्रांट अवेलेबल है, और उसकी कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार का प्रोजेक्ट होगा और उसी के अनुरूप उसमें अनुदान सहायता उपलब्ध। जैसा कि अभी आपने बताया कि इसमें नाबार्ड की एक प्रमुख भूमिका होती है, तो किसान कैसे नाबार्ड से संपर्क करे, या फिर अपने जिला स्तर पर वो किस अधिकारी से मिलकर इससे जुड़ सकता है? हाँ जी, ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि किसान साथी हमारे इस बारे में इच्छा भी होती है, तो उनका शुरुआती स्टेप क्या हो, उसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि हर जिले में एक जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड के होते हैं, जो अधिकृत अधिकारी हैं वहाँ पर, उसको हम DDM नाबार्ड भी कहते हैं। आप किसी भी बैंक, आपकी नज़दीक की शाखा से उनका मोबाइल नंबर, अपने ज़िले के DDM साहब का नंबर लेकर के उनसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी बैंक की शाखा से वो किसान को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, वो आपको गाइड करेंगे। ऐसे बहुत सारे NGOs हैं जो FPO बनाते हैं, सहकारिता विभाग भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है। हर जो किसान से जुड़ा हुआ कृषि विभाग है, उसके लिए ये मूलभूत कार्य है, वो भी समय समय पर हमारे KVK हैं, ये सब किसानों को इस बारे में जागरूकता लाते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो किसानों को शुरुआत के लिए मेरे हिसाब से DDM साहब से संपर्क करना चाहिए, या आपके कृषि विभाग से आप संपर्क करें, या आपके बैंक के किसी भी जिम्मेदार बैंक की शाखा से आप बात करके एक प्रारंभिक जानकारी इसकी ले सकते हैं। जैसा कि हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे किसान भाई, अगर इस तरह का समूह बनाना चाहते हैं तो वो जानना चाहेंगे कि इसका विस्तृत प्रक्रिया क्या है गठन की। आप इसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि किस तरह, अगर एक साधारण किसान जिसको पूरी तरह इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो किस तरह से इस प्रक्रिया को कर सकता है? जी, शुरुआत के लिए एक तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप किसान साथी एक समूह बनाएं, कुछ थोड़े से जागरूक किसान इकट्ठे होकर के अपने लोगों के बीच में बात करें। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, आप नाबार्ड की वेबसाइट पे जाकर के आप केवल सोशल मीडिया के माध्यम से प्रारंभिक जानकारी ले सकते हैं। आपके हिंदी में, क्षेत्रीय भाषाओं में वीडियोस अवेलेबल हैं। मेरा इसमें आग्रह रहेगा कि अधिकृत जो जानकारी है, जैसे नाबार्ड की साइट से वही जानकारियाँ लें। कई बार सोशल मीडिया में उसको बड़ी सावधानी से यूज़ करना चाहिए, आधी अधूरी जानकारी भी होती है, तो वहाँ से जानकारी लेकर के एक आम बातचीत करें। सबसे पहले तो किसानों को ये पता होना चाहिए कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। किसान साथियों, इसके लिए जरूरी यह है कि आप इसके उद्देश्यों को समझ के और इसकी भूमिका को समझ के और एक आपस में मंथन करें, और एक ऐसे किसान साथी जो थोड़ा सा जागरूक हों, जो इसमें लीड ले सके, तो वो एक समूह बनाएं और उन सबको संगठित करके, और फिर आप DDM साहब से और कृषि विभाग से संपर्क करें, आपकी KVK से संपर्क करें। तो उसके बाद जो जहाँ तक गठन की बात आती है, आपने सदस्यता के लिए आपने तैयारी कर ली, आपने किसान बना लिए। किसान आपके, जैसा मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, मैं पुनः दोहराऊंगा, किसान आपस में उसी गांव के हो सकते हैं, आसपास के गांव के हो सकते हैं, एक क्लस्टर के हो सकते हैं। मुख्य रूप से FPO एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। ये इसका मतलब है कि एक अंचल को विकसित कर, मतलब दो अलग अलग गांवों के किसान भी मिलकर बिल्कुल बिल्कुल 2-3 गांव भी, पूरा एक अंचल हो सकता है, एक पूरा ग्राम पंचायत हो, एक 2-3 ग्राम पंचायतों के आसपास के गांव हो सकते हैं, उनके किसान मिलकर के ये एक FPO का गठन कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं निवेदन कर चुका हूं कि हमारे पास 2 विकल्प हैं। हम कंपनी एक्ट में भी जा सकते हैं, उसके लिए आपको CA की सेवाएं मिल जाएंगी, उसकी जो फीस है वो आपको योजना में मिल जाती है, किसानों को उपलब्ध हो जाती है, तो वहां से भी आपको
मार्गदर्शन मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको डीडीएम नाबार्ड का जो माध्यम बता रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। उसके माध्यम से आपको नियमित एक सिरा पकड़ में आता है और एक मोटिवेशन भी मिलेगा और सही जानकारी मिलेगी। तो आपने बताया जैसे इसके दो तरीके हैं, एक तो कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और दूसरा सहकारिता के एक्ट में कराया जा सकता है। तो इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है इससे? जी देखिए, मूलभूत अंतर, ये दो एक्ट हैं मुख्य रूप से। एक काम करने के लिए जो एक संगठन की आवश्यकता होती है तो उसके लिए दोनों एक एक्ट हैं। वो चूंकि सहकारिता से भी किसान हमारे लंबे समय से परिचित हैं। हमारा भारतवर्ष में लगभग 100 साल से अधिक से सहकारी समितियां काम कर रही हैं और ज़्यादातर किसान सहकारिता ढांचे से जुड़े हुए हैं, तो वो भी उनके लिए एक चिरपरिचित ढांचा है। इसके साथ साथ ये जो व्यवसाय करने के लिए, चूंकि एफपीओ का मुख्य कार्य ही किसानों को एक उद्यमी बनाना है, तो एक उद्यम लगाने के लिए कंपनी एक्ट भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। उसमें आपको कार्य की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। तो इस प्रकार से दोनों विकल्प एफपीओ स्कीम में, भारत सरकार की इस योजना में उपलब्ध है। तो सर, जैसे एक अकेला किसान होता है और एक, जैसा आपने बताया कि समूह बना के जो जिस तरह की किसान उत्पादक संघ की जो व्यवस्था है, तो ये किस तरह से अलग है? इससे किसान को क्या क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, संगठन ही शक्ति है जी। हमारे यहाँ अधिकांश किसान, ये देखिए कि लगभग 65-70% के आसपास जो भारत सरकार के एक राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े हैं, वो हमारा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, एसएमएफ है, जिसको लघु और सीमांत किसान हम लोग कहते हैं। छोटा किसान है, छोटी जोत का किसान है। वो आज की जो खेती है, जो चुनौतियां हैं किसान के सामने, वो अकेले उस कार्य को नहीं कर सकता। उसमें भी एक फसल बोने से लेकर के जो जितनी भी एग्रीकल्चर इनपुट, जो खाद बीज दवाइयाँ, जानकारी, जितने भी उसकी लागतें हैं वो भी हों, चाहे उसके बाद जब उसकी हार्वेस्ट का टाइम है और उसके बाद में पोस्ट हार्वेस्ट काम है, अच्छा मूल्य लेना, वैल्यू एडिशन, ये आज की ऐसी चुनौतियां हैं जो एक हमारा एक छोटी जोत का किसान या इवन बड़ा किसान भी अकेले करने में सक्षम किसान के लिए संभव। तो ये एक एफपीओ के रूप में एक बहुत अच्छा विकल्प सरकार ने प्रमोट किया है। किसानों के बीच में एक ऐसा दायरा दिया जिसमें किसान स्वयं ही उसके नीति निर्माता होंगे, स्वयं ही उसके मालिक होंगे। वही उसमें एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, 3 पदाधिकारी बनाते हैं और सभी किसान मालिक हैं। हर किसान ही उसका एक वोटर है। जैसे 300 मेंबर हैं, 500 मेंबर, 1000 सदस्य हैं, तो वो सभी किसान उसमें बराबर की भागीदारी रखते हैं। बस जो 3 पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, बाकी उसके जो लाभ के और उसमें जिम्मेदारी के लिए और उसमें कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों के लिए सबको बराबर अधिकार। जैसे सर, कृषि से भी जुड़े हुए अलग अलग सेक्टर है, जैसे पशुपालन है, डेयरी है और कृषि है, तो कौन से सेक्टर में ये ज़्यादा सफल हुआ है? देखिए, अभी तक जो अनुभव हैं डेयरी सेक्टर में भी, कृषि तो है ही, कृषि का तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें बहुत अलग अलग स्तर पर, आगे के स्तर पर भी एफपीओ में बहुत संभावनाएं हैं जो हम आगे बात करेंगे। इसकी जो फूड प्रोसेसिंग है, वैल्यू एडिशन है, मार्केटिंग है, सब में है। परंतु जो मूलभूत क्षेत्र हैं, जैसे डेयरी का है, डेयरी में अभी तक एफपीओ के पूरे भारतवर्ष में काफ़ी अच्छे अनुभव रहे हैं, काफ़ी अच्छे सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं और इसका जो ओवरऑल किसानों के विकास में, किसानों को संगठित करने में और उनकी जो रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं, अच्छा मूल्य लेना, उनका एक प्रारंभिक ज्ञान, उसके बारे में सही टेक्नोलॉजी उन तक पहुंचना, उन सब में एफपीओ ने अच्छी शुरुआत की। अब सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जैसा कि आपने बताया एफपीओ हर तरह से मतलब धीरे धीरे सफल होते जा रहे हैं, तो राजस्थान में ये कितना सफल हुए और ख़ास तौर से चूंकि आप कोटा में कार्यरत है, तो कोटा में इनका क्रियान्वयन किस तरह हुआ है और इससे किसानों को क्या लाभ हुए? देखिए, अभी तक राजस्थान में भी जब से ये योजना आई है और भारत सरकार ने और राज्य सरकारों के कृषि मंत्रालयों ने, नाबार्ड, इसके माध्यम से ये मिशन प्रारंभ हो चुका है और नाबार्ड के माध्यम से इसके सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एफपीओज के गठन की कार्यवाही जारी है। मैं चूंकि कोटा में कार्यरत हूँ, हम नाबार्ड के साथ काम कर रहे हैं और हम हमारे यहाँ चेचट में एक बहुत अच्छा एफपीओ है जो एक ए ग्रेडेड समूह हैं, जो
जो सब सर्वोत्कृष्ट समूह होते हैं ग्रेडिंग के आधार पर, उनको ए ग्रेड का वो दर्जा मिलता है पूरी औपचारिकता के बाद। तो चेचट में, और वो भी महिलाओं का समूह है, वो काफ़ी लोकप्रिय है। और उसने देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एक महिलाओं के जो ईश्वर ने उनको सिंसियरिटी दी वो अलग है, उसका एक स्तर ही अलग होता है, उनका डेडिकेशन, उनका समर्पण अलग स्तर का होता है। और हम जानते हैं कि राजस्थान में खेती जो है हमारी खेती किसानी है, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और न केवल किसान को सहयोग के लिए, बल्कि मैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम सब जानते हैं कि हमारे जो वुमेन फोक है, जो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, वो खेती में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। तो वहाँ महिलाओं ने एक समूह शुरुआत करके नाबार्ड की उस प्लेटफॉर्म पर एक महिला एफपीओ का गठन किया और स्वयं की कृषि आदान की शॉप भी शुरू की है। और उनका लगभग 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। एक शुरुआत के लिए एक बहुत अच्छी एक बयार हमारे सामने आती है कि महिलाओं का समूह और 1 करोड़ का टर्नओवर लगभग इस साल में ही कर चुके हैं। मैं कुछ दिन पहले ही विजिट कर चुका हूं उसको। और इस प्रकार की बहुत सारी शुरुआत जगह जगह हो रही है। और आने वाला समय एफपीओ से एक हमारे कृषि और ग्रामीण विकास को एक नई पहचान मिलेगी। चूँकि आपने इनको काम करते हुए, महिला समूहों को काम करते हुए आपने करीब से देखा है, तो आपका ये क्या मानना है कि महिलाएं, जबकि उनके पास दोहरी चुनौतियां होती है, उनको अपना घर परिवार भी देखना होता है और साथ में कृषि भी, और इस तरह के समूह के साथ जुड़ के जो काम कर रही है, तो ये क्या इस तरह क्या ये अलग अनुभव लगा आपको? देखिए, हम भारतवर्ष में नहीं, लगभग दक्षिण एशिया और विश्व में ही हम स्वयं सहायता समूह के एग्जाम्पल से, उदाहरणों से, और उसका जो हमारा अनुभव है विकास के फील्ड में, ग्रामीण विकास में खास करके, हमने बहुत अच्छे से, सरकार ने इस चीज़ को देखा है और सारी स्टडीज से भी साबित हुआ है कि संगठित विकास में और कम्युनिटी डेवलपमेंट में, जागरूकता लाने में स्वयं सहायता समूह, और उसमें भी जो महिला स्वयं सहायता समूह है, उनकी बहुत बहुत सफल कहानी रही है। और वो सफलता के एक नए आयाम छुए हैं पूरे भारत का मुख्य कारण ये है क्योंकि महिलाएं ज़्यादा लगन के साथ और ज़्यादा समर्पित होकर काम करती है पुरुषों की तुलना में, जैसा कि आपने बताया। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो ये कृषक उत्पादक संघ जो है, इससे एक आम किसान को इसके प्रति जागरूक करने के लिए और इससे जोड़ने के लिए आपके विभाग की ओर से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, कृषि और सहकारिता दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो छोर है वो गांव का आम किसान और आम व्यक्ति है। और उसी के लिए मेरे विभाग में कोटा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो 72,000 किसान सीधे हमसे लेन देन कर रहे हैं, जिनको हम रबी खरीफ का लोन, कृषि आदान, इनपुट्स, ट्रेनिंग, सब हर प्रकार से। तो हम साथ में ही कृषि विभाग और सहकारिता विभाग, नाबार्ड, ये और हमारे बहुत सारे अलाइंग डिपार्टमेंट हैं, चाहे पशुपालन है, डेयरी है, ये सब विभाग एक समष्टि के रूप में काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। और उसी के तहत हम ये सहकारी समितियों के माध्यम से भी ये प्रयास है कि हम ऐसे क्षेत्रों में जहाँ जिन सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र बड़ा है, वहाँ भी एफपीओ का गठन करके हम सहकारिता के फोल्ड में भी इसमें कार्य करें। इसके लिए भारत सरकार ने भी जो हमारी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी है, नाबार्ड के साथ दूसरी एजेंसी एनसीडीसी को बनाया है, उसको भी 500 करोड़ की एक बेसिक वर्किंग कैपिटल के साथ में टारगेट दिए गए। तो उसके तहत ऑलरेडी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कार्य शुरू हो चुका है। तो सर, किसान उत्पादक संघों को सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है। तो केंद्र सरकार, चूंकि ये योजना केंद्र सरकार की ओर से लाई गई है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अलग अलग रूप में क्या भूमिका रहती है इनके विकास में? जी, देखिए, जैसा कि हम शुरू से बात कर चुके हैं, एक तो गठन की बात कर चुके हैं, तो गठन और उसके बाद प्रमोशन, और प्रमोशन के बाद जब उद्यम में जाते हैं, मुख्य रूप से देखिए एग्रीकल्चर इनपुट यानी कृषि आदान के लिए काम करें, एक विक्रेता के रूप में सारी सुविधाएं, हर प्रकार की लाइसेंसिंग की सुविधा राज्य सरकार के कृषि विभागों उनके माध्यम से एफपीओ को प्राप्त है। उसके बाद जब वैल्यू एडिशन में जाते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं, गौण मंडी के रूप में कार्य करना, हर स्तर पर एफपीओ को मान्यता है। और उसके बाद आप
प्रोसेसिंग में, यानी कि यदि उद्यम लगाना चाहें, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा, बहुत जो लेटेस्ट हमारे डेवलपमेंट है, भारत सरकार ने एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आधारभूत संरचना जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, गोडाउन्स हैं, इनकी कोल्ड चेन्स हैं, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ डेवलप करना, उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत इंटरेस्ट सबवेंशन है। और उसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने एक एग्रो प्रोसेसिंग नाम से एक हमारी कृषि विभाग की 2019 में नई सरकार आने के बाद इन्होंने बहुत बड़ी एक योजना लॉन्च की है। तो दोनों एफपीओज को हमारे गठन होने के बाद में दोनों योजनाओं में लाभ प्राप्त है। जो इंटरेस्ट सबवेंशन 3%, जो भी प्रोजेक्ट लगाएगा एफपीओ, उसके लिए ट्रेनिंग और अलग अलग कंपोनेंट के साथ साथ जो ब्याज उनको धारित है, उस पर 3% भारत सरकार की ओर से ब्याज की सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद जो आपका मूल उसका प्रिंसिपल लोन है, यानी कि मूलधन में जो लोन चुकाना है, उदाहरण के लिए 1 करोड़ लगाया तो 50 लाख का एग्रो प्रोसेसिंग का एफपीओ को भी एग्रो प्रोसेसिंग योजना राजस्थान सरकार में भी उस हमारे एफपीओ को सुविधा उपलब्ध है, यानी कि उसको केवल 50% चुकाना है, आधा लोन तो उसका सरकार चुकाएगी। उसमें भी प्रोजेक्ट स्वीकृत होते ही सरकार जितनी उसकी सब्सिडी अमाउंट बनता है उसका 50% उसके खाते में 40%, कुल अमाउंट का 40%। एक उदाहरण ले, 1 करोड़ का यदि प्रोजेक्ट हमारे किसान साथी बनाते हैं तो उसमें 50 लाख की उनको सब्सिडी दे है राजस्थान की सरकार की स्कीम में, और उसमें 50 लाख में से भी जो 40% राशि है वो उनके खाते में एडवांस में दी जाएगी, अग्रिम सब्सिडी के रूप में दी जाती है। यानी कि बहुत कई प्रकार के लिंकेजेस आज हमें उपलब्ध हैं। किसान भाइयों को मेरा आग्रह है कि आप इनिशिएटिव लें। अभी भी हमारे प्रदेश में भी बात करें, बहुत सारे ऐसी पॉकेट्स हैं जहां आज इस संस्थागत विकास की, किसानों को मार्केटिंग सुविधाओं की, इन सब की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे किसान उत्पादक समूह हैं, ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। जी सर, अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 2 छोटे सवाल है जो उनका जवाब जानना चाहता हूँ कि एक तो हमारे देश में किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने का जो सरकार बात कर रही है, तो उसमें इनकी क्या भूमिका हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हमारे गाँव में जो छोटे छोटे किसान हैं जो साक्षर नहीं है, जिनको तकनीकी समस्याएं आती, जैसे आपने भी कहा था कि प्रोजेक्ट तैयार करे किसान, तो वो जो प्रोजेक्ट तैयार करने का तरीका क्या है, क्योंकि उसमें काफ़ी तकनीकी चीज़ें होती है, तो उनके बारे में कौन उनको प्रशिक्षण देगा, वो कैसे इन सब चीज़ों से जुड़ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, बहुत सही सवाल हैं दोनों ही। पहले सवाल पर बात करेंगे। सबसे पहले कि जो किसान की आय दुगनी, देखिए इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले है कि किसान की जो लागत है, परंपरागत खेती करते हुए जो किसान की लागत है वो कम की जाए, तो एफपीओ बहुत अच्छा साधन है। एक तो किसान को जो बेसिक इनपुट, सारी कृषि जो है, कृषि का मूल आधार यही है कि किसान को समय पर सही ऋण, खाद, बीज, दवाएं, बीज बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये सही यदि एफपीओ एक साथ खरीदता है तो उसको बहुत मुफीद रेट पर, बहुत होलसेलर रेट पर वो सामग्री मिलती है, तो एक तो आय में यहीं से वृद्धि हो गई। उस जो किसान की लागत है, जो एक छोटा किसान है, जिस रूप से वो बाजार में चीज़ लेता है, और जब वो समूह के रूप में काम करेंगे तो वो खुद विक्रेता बनेंगे और वो बहुत अच्छे से एक, और दूसरा एक, सभी किसानों के लिए जब आप इकट्ठा खरीदते हैं तो आपको अच्छी चीज़, अच्छी गुणवत्ता की चीज़ मिलेगी। इसके लिए सारे विभाग, राज्य सरकार, भारत सरकार के सभी विभाग, सभी एजेंसीज किसानों की सेवा में हैं, एफपीओ की सेवा में हैं। दूसरा, जब आप इसके बाद उत्पादन आ जाता है तो सही मार्केटिंग के लिए आपके लिए प्लेटफॉर्म है, आप गौण मंडी भी विकसित कर सकते हैं, और उसके बाद आगे जो प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, पूरा उद्यमी बनाने की इसमें कंसेप्ट है। तो जैसा सर आपने अभी कहा कि संगठन में शक्ति है, और किसान अगर संगठित होकर कृषि करेंगे, अपने उत्पाद का विपणन करेंगे, विक्रय करेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी आय दुगनी होगी। सर, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और हमारे साथ इतनी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले बार इस कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।